नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। अवैध धर्मांतरण में सामने आया टेरर एंगल। एजेंसियों को मिले धर्मांतरण गिरोह के आतंकी होने के प्रमाण सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश, देश की सुरक्षा के खिलाफ साजिश करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। आस्था के खिलाफ साजिश करने वालों से सख्ती से निपटे प्रशासन। नापाक विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग मामले को लेकर एजेंसियों को प्रमाण मिले हैं। धर्मांतरित मूक बधिर बच्चों के जिहादी गतिविधियों के लिए को लेकर भी सुराग मिले हैं। धर्मांतरण गिरोह के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के भी प्रमाण मिले हैं। सीएम योगी इस पूरे मामले को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड उमर गौतम करा चुका है सैकड़ों धर्मांतरण। देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में करा चुका धर्मांतरण। हिंदू, ईसाई, जैन और सिख परिवारों के बच्चों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। दिल्ली के बाटला हाउस को उमर गौतम ने बनाया था मुख्य केंद्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। और वहीं अवैध धर्मांतरण केस में जांच और तेज हो गई है। यूपी एटीएस की टीम कर रही है पूरे मामले की जांच में खुल रही है साजिश की परतें। फंडिंग मामले की जांच हो रही है। लखनऊ, नोएडा में एटीएस की जांच जारी है। बुलंदशहर में भी धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए। आईडीसी के जरिए लोगों का कराया गया धर्म परिवर्तन। अलग अलग राज्यों के करीब 100 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। दस्तावेज में सभी के असली नाम और पता दर्ज हैं। तो बुलंदशहर में भी धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं। आईडीसी के जरिए लोगों का कराया गया धर्म परिवर्तन। अलग अलग राज्यों के करीब 100 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। और इस पर जानकारी देने के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? अब इस पूरे मामले को लेकर जांच और तेज हो गई है। यूपी एटीएस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी एटीएस लगातार इस पूरे मामले को जांच कर रही है, इसके तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश कर रही है। और अभी तक यूपी एटीएस को जो अहम जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो मोहम्मद उमर गौतम था, उमर गौतम दरअसल एक पूरा ये जो धर्म परिवर्तन का पूरा जो काकस था, पूरा गैंग था, इसको ऑपरेट करता था, इसका मेन माफिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जामिया नगर के जो आईडीसी, जहां पर सेंटर नूह मस्जिद एक जगह है, यहाँ नूह मस्जिद से इस पूरे ये ऑपरेशन को ऑपरेट करता था। और वहीं पर इसका एक आईडीसी सेंटर, उस आईडीसी सेंटर के जरिए ये लगातार ब्रेन वॉश करने का काम करता था। वहाँ से जो तमाम लिटरेचर थे वो देश के अलग अलग कोनों में जाते थे और वहाँ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे और उनको मोटिवेट करके धर्मांतरण कराया जाता था। एक एंगल तो एटीएस को ये मिला है। दूसरा जो सबसे अहम है वो बात ये है कि उसमें टेरर फंडिंग के जानकारी एटीएस को अभी तक मिली है कि टेरर फंडिंग होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उमर को टेरर फंडिंग होती थी, फॉरेन फंडिंग मिलती थी और इसके साथ ही देश में भी अलग अलग जगह से पैसा उसके लिए आता था। यानी कि एक इसको वो चैरिटी वर्क बताता था और चैरिटी वर्क के नाम पर लोगों से पैसा वसूलता था। लेकिन जो इसमें सबसे अहम बात है वो है टेरर फंडिंग की, कि किस तरीके से कई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिनके साथ भी उमर के रिश्ते यहाँ पर उजागर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद उमर ने स्वीकार किया है कि उसके देश के सभी राज्यों में लगभग उसका नेटवर्क फैला था और लगातार वो जो है धर्म परिवर्तन के लिए जो है काम कर रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर इस्लाम को आगे बढ़ाना है तो उसको इक्वलिटी लानी होगी, यानी हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी के मुकाबले उस आबादी को खड़ा करना होगा। और इसीलिए वो मिशन धर्मांतरण में लगा हुआ था। तो ये एक बेहद अहम जानकारी और यही वजह है कि अब यूपी एटीएस इस केस को एनआईए को भी ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि अगर फॉरेन फंडिंग और टेरर फंडिंग के क्लियर कट एविडेंस मिलते हैं तो इस पूरे मामले को एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो बेहद ही अहम सुराग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल जहांगीर कासमी और उमर गौतम केवल अकेले
दो ऐसे शख्स नहीं है जो इस सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे थे, बल्कि बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जिसको यूपी एटीएस जोड़ने की कोशिश में लगी है। 6 राज्यों में यूपी एटीएस की टीमें गई, वहां पर इन्वेस्टिगेट किया गया और उसके बाद 6 राज्यों में इसके क्लियर कट सुराग मिले हैं। लेकिन ये दायरा केवल 6 राज्यों का नहीं, बल्कि 24 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में भी इसका एम्पायर फैला हुआ था और इसने पूरे अपने नेक्सस को ऑपरेट कर रहा था। ब्रजेश, सवाल ये भी है, खुद इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बहुत ही गंभीरता के साथ इस मामले को लिया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन लोगों का कराया जाता है, ये सिर्फ 2 लोगों के बस की बात नहीं है, और भी लोग इसमें शामिल होंगे, जाहिर सी बात है। उनका भी पता लगाना जरूरी है कि कहां कहां, किन किन राज्यों और किन किन शहरों में वो लोग मौजूद हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये धर्म परिवर्तन का ये जो पूरा नेक्सस था, ये केवल आज से नहीं चल रहा, बल्कि इसको सालों से चल रहा है। लेकिन इससे पहले जो सरकारें थी, इससे पहले जो सूबे के मुखिया थे, वो इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जो है कन्नी काटते रहे। इस मामले को संजीदगी के साथ उन्होंने नहीं लिया। लेकिन यूपी एटीएस पिछले काफ़ी दिनों से लगातार इस धर्मांतरण के इशू को लेकर के काम कर रही थी, क्योंकि जब से लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर गरमाया था, उसके बाद से तमाम एजेंसियां सक्रिय थीं। और इसी को लेकर के जब डासना मंदिर में 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, सलीमुद्दीन की गिरफ्तारी हुई, इन सब की निशानदेही पर उमर को पकड़ा गया, उसके बाद जहांगीर कासमी गिरफ्त में आया, तो ये जो पूरा नेक्सस है वो एक दूसरे के साथ जुड़ता चला गया। और इसी तरीके से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं यूपी एटीएस को कि इसमें एनएसए की कार्रवाई कीजिए, इसमें जो रासुका लगाइए और इसमें आप सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, ताकि धर्मांतरण करने वाला पूरा गैंग, इसकी कमर टूटे, इसको वर्कआउट किया जा सके। और इतना ही नहीं, ये केवल 2 लोग नहीं, मैंने पहले भी कहा कि कई राज्यों में इनका पूरा नेक्सस था, हर एक राज्य का सरगना अलग था, लेकिन इन सब के जो तार थे वो जामिया नगर से जुड़े थे। जामिया नगर वो पूरा एपिक सेंटर था इस पूरे धर्मांतरण गैंग का, और वहीं से न सिर्फ जो है वैचारिक तरीके से जो ब्रेन वॉश करने का काम था वो वहां से किया जाता था, बल्कि वहीं से मोटिवेटर देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे और धर्मांतरित कराते थे। तो उस पूरे नेक्सस को भी ट्रैक करने की कोशिश लगातार यूपी एटीएस कर रही है। ठीक है ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़ गए हमारे संवाददाता। एसके वाजपेयी, यूपी एटीएस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है, एक नया एंगल मिला है, टेरर एंगल, और इसके साथ ही जो फंडिंग हो रही है उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी एटीएस फंडिंग को लेकर अब जांच कर रही है, इस पर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से जहांगीर और उमर गौतम से लगातार एटीएस रिमांड पर पूछताछ कर रही है, तो कई चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। खासतौर पर जो इनका नेक्सस था वो केवल यूपी में नहीं चल रहा था, उत्तर प्रदेश भर के सभी प्रदेशों में अलग अलग इनका नेटवर्क चल रहा था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरे संगठन है, जैसे लखनऊ का एक अल हरम संस्थान है जो विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है, उसका नाम भी कहीं न कहीं के कनेक्शंस में आ रहा है। तो निश्चित तौर पर वहां इस तरीके के टीचर्स रखे जाते थे, जो टीचर बच्चों को कहीं न कहीं दूसरी दिशा में उनको ले जाते थे, उनको इस तरीके से मोटिवेट करते थे कि वो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को ग्रहण कर लें। तो लगातार ये चीजें निकलकर सामने आ रही है। जहां तक विदेशी फंडिंग का सवाल है, जो प्राथमिक तौर पर पूछताछ की एटीएस ने की है, उसमें जो चीजें निकलकर सामने आई है, उसमें ये भी चीजें हैं कि आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की संस्था है, उसको सीधे तौर पर वित्तीय सहायता इनको दी जा रही थी। क्योंकि निश्चित है जो उसकी मंशा थी, अगर हम उसकी मंशा की बात करें, जो जहांगीर से बातचीत हुई उसमें निकल के आया कि वो कोशिश कर रहा था कि देश में जो पॉपुलेशन है उनके धर्म की, वो पॉपुलेशन ज्यादा लोगों की किस तरीके से बढ़ाई जाए, उसके लिए जो सुटेबल लोग थे उनको टारगेट किया जा रहा था। विभिन्न इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जो विभिन्न और संस्थाएं चलती हैं उनके माध्यम से लगातार इस्लामिक दावा सेंटर उनसे कांटेक्ट कर रहा था और कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर पूरा नेक्सस चलाया जा रहा था। हालांकि ये ऑपरेशन पूरी तरीके से उमर गौतम और साथ ही साथ में जहांगीर की तरफ से हो रहा था, लेकिन इसमें बहुत सारे और लोग भी सम्मिलित थे, जिसको लेकर लगातार एटीएस की टीम पूछताछ कर रही। आज राजधानी लखनऊ के भी एक ग्रामीण इलाके में एटीएस की टीम पहुंची थी और वहां पे उन लोगों से पूछताछ की गई जो कहीं न कहीं इनके कांटेक्ट में थे, जो इनसे लगातार बातचीत कर रहे थे। निश्चित है कि बहुत सारी चीजें सामने आई। दूसरी चीज ये भी है कि जो धर्मांतरण कराया जा रहा था उसके पीछे कई वजह दी जा रही थी, मतलब कि उनको धार्मिक तौर पर किस तरीके से उनके दिमाग में चीजें डाली जाए, बच्चों के जिसमें उनको टारगेट किया जाए, जो आर्थिक तौर पर कमजोर है उनको धन का प्रलोभन दिया जाए ताकि वो कहीं न कहीं धर्मांतरण अपना कर लें। उसके अलावा जो अन्य बहुत सारी चीजें थी। ठीक है एसके वाजपेयी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन वहीं धर्मांतरण में यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।
कानून लेकर आए हैं कि इस तरह के कृत्य किसी को अब नहीं करने दिए जाएंगे। धर्मांतरण जैसा घिनौना कृत्य किसी को नहीं करने दिया जाएगा। इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत दे दिए हैं और इनकी संपत्तियां भी जब्त करेंगे। और अगर इसको रोकने के लिए और कड़े से कड़े कदम उठाना पड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार पीछे नहीं हटने वाली। हम कानून लेकर तो मोहसिन रजा को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कृत्य नहीं करने दिया जाएगा। अब ब्रजेश हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, अब सवाल ये भी है कि इतना बड़ा नेक्सस चल रहा था राज्य में और भी तमाम राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में, तो क्या वाकई प्रशासन को इसकी जरा भी खबर नहीं थी? इतने लोगों का बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराएगा, पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस पूरे मामले पर? देखिए, ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर भी है, क्योंकि लगातार पब्लिक फोरम पे, चाहे वो मोहम्मद उमर रहा हो या मौलाना जहांगीर कासमी, इन जैसे तमाम लोग अलग अलग मंच पर जा करके लेक्चर करते थे, इसके साथ ही मोटिवेशनल स्पीच देते थे, ब्रेन वॉश करते थे। तमाम तरीके के लिटरेचर ऐसे थे जो लोगों को दिए जाते थे। साथ ही अगर डिजिटल उस पर देखा जाए, सोशल मीडिया पर भी इस तरह के तमाम ऐसे जो है स्पीचेज हुआ करती थी जो वायरल की जाती थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें, ये जो अब इसके जो यूपीएटीएस है उसके तार वो दूसरी एंटी सोशल एलिमेंट्स की एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ने में लगी हुई है। कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इससे पहले आप आईएसआईएस का मॉड्यूल देखें तो आईएसआईएस अगर लोगों का ब्रेन वॉश करके इसी तरीके से अपने साथ शामिल करता था, कुछ उसी कड़ी में ये लोग भी धर्मांतरण के लिए दूसरे के धर्म को लेकर के जो है वो इतना जो है उसके निगेटिव फीडिंग करते थे कि उस व्यक्ति को अपने धर्म को लेकर के ही घृणा आने लगती थी। और वो लगातार इस्लाम के बारे में उन्हें पढ़ाना, उन्हें लिटरेचर देना, उनको जो है मोटिवेट करना, ताकि वो इन्फ्लुएंस होता था और उसके बाद वो धर्मांतरण के लिए जो है तैयार हो जाता था। तो इस तरह के तमाम चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें चल रहा था तो कोई एक दिन से नहीं चल रहा है, बल्कि सालों से चल रहा था। तो अगर चल रहा था तो इंटेलिजेंस कहाँ था? उनको इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? तमाम एजेंसियां काम करती हैं इसको लेकर के, उसको लेकर के इसकी जो है जानकारी क्यों नहीं हो पाई? तो ये फेल्योर है कहीं ना कहीं। अब जाके यूपीएटीएस ने इस पूरे नेक्सस को ब्रेक किया है। ऐसे में अब जिम्मेदारी ये है कि केवल इन 2 व्यक्तियों तक ही ये पूरा मामला न रह जाए, बल्कि इस पूरे मामले को, इसके जो तार जहां तक जुड़े हैं वहां तक इन कड़ियों को खोला जाए, उनको वर्कआउट किया जाए और उसके बाद कम से कम ऐसे लोगों को जो समाज में बेवनस्ता फैला रहे हैं, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्मांतरण जैसे निकृष्ट कृत्य को करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी अगर बंदिश लगाई जाए तो ही इस तरह के मामले रुकेंगे। तो अपने आप में ये फेल्योर जरूर था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही आप अगर जागे हैं तो आप कम से कम इस पूरे नेक्सस की कमर तोड़िए। बिल्कुल, साफ तौर पर अब देर से ही सही, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन खुद सख्त है, इसके वाजपेयी। लेकिन इन सब के बीच हम देख रहे हैं लगातार जो जांच एजेंसी जांच कर रही है और जांच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो तमाम जो मूक बधिर बच्चे हैं उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन इन सब के बीच जो तमाम प्रमाण मिल रहे हैं एजेंसीज को, वो बहुत सवाल खड़े करते हैं। निश्चित है कि अब तक जो पूछताछ हुई है, जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, जो विभिन्न इनके कांटेक्ट में लोग थे, उनसे जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जहां से एटीएस ने इनको उठाया है, वहां से बहुत सारा साहित्य और बाकी चीजें भी एटीएस ने जब्त की थी, तो उनसे खुलासे हुए। तो इसमें एक चीज और निकलकर सामने आई है, केवल जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्हीं का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा था। जो ईसाई थे या सिख थे या दूसरे जो धर्मों से लोग आते हैं, कहीं कहीं दूसरे धर्म को मानने वाले, उनको भी इन्होंने टारगेट किया और कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा एक नेक्सस चलाया कि किस तरीके से उनको प्रलोभन दिया जाए या उनको डराया जाए या किसी तरीके से उनको कोई ऐसी चीज बताई जाए जिससे कहीं ना कहीं वो अपना धर्म बदलते हो। लगातार इस तरीके के नेक्सस से चला रहे थे। हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ के भी 2 लोग निकल कर सामने आए, क्योंकि एटीएस को अभी तक जानकारी में आई है जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से ऐसे लोग हैं जो कहीं इनके संपर्क में थे, जिन्होंने इनके मोटिवेशन के बाद अपना धर्म बदल दिया। अब इन्होंने किस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन कराया, उसमें क्या प्रलोभन उनको दिया, इसको लेकर लगातार एटीएस जांच कर रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ स्वयं नजर बनाए हुए हैं और हर चीज की जानकारी वो स्वयं ले रहे हैं। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश एटीएस को दिया है कि जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर एक सख्त एक्शन लें और साथ ही साथ उनकी संपत्ति पर भी कार्रवाई करें, उनके ऊपर एनएसए जैसे कठोर अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विरुद्ध धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाया गया। अभी हाल ही में ये कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने पास किया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादा तेजी के साथ इसको लेकर काम कर रही है और निश्चित है कि उन सारे नेटवर्क को तलाशने की कोशिश है जो उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ दूसरे प्रदेशों में इनका सहयोग कर रहे थे, इनको फंडिंग कर रहे थे। जिस तरीके से आईएसआई जैसी संस्थाओं से पैसे जो फंडिंग होने की बात अभी तक एटीएस को निकली है, तो कहीं न कहीं उनके नेतार कहां-कहां से जुड़े हैं, कौन से और ऐसे संस्थान हैं जो कहीं न कहीं परोक्ष रूप से इनकी मदद कर रहे थे, कि बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार पूछताछ जारी है। यहाँ तक कि जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, जो गरीब तबके के लोग थे या जो आर्थिक तौर पर कमजोर थे, उनको कहीं न कहीं पैसे का प्रलोभन भी इनकी तरफ से दिया जा रहा था। और जो चीजें अभी अनऑफिशियली निकलकर सामने आई है, उसमें ये भी कहना है इसके बीच में आपसे सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने कहा कि जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था, उनको प्रलोभन दिया जाता था पैसों को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, और गरीब तबका इसमें जो है वो मेन है। क्या कुछ ऐसे लोगों से आपकी बातचीत हुई है जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया हो? किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया गया, किस तरह का प्रलोभन उनको दिया गया? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ के 2 लोगों का नाम इसमें निकलकर सामने आया है, जिनके बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर भी एटीएस की तरफ से जारी किए गए हैं। ये सूची न्यूज़ वन इंडिया के पास में है। और जहां तक हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, उस बातचीत के दौरान ये चीजें निकलकर सामने आई, जिसमें से एक व्यक्ति ने मीडिया में सारी खबरें आने के बाद अपना फोन बंद कर रखा है। वहीं अगर हम दूसरी महिला की बात करें, जिसने इनके कहने के बाद धर्म परिवर्तन किया है, उससे जब हमारी बात हुई तो उसका साफ तौर पर कहना है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ, और जो भी धर्म परिवर्तन मैंने किया है मैंने अपनी इच्छा से किया है। हालांकि अभी पूरा इस सारी चीजों के पीछे क्या वजह थी, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब मीडिया में खबरें आ रही हैं तो कहीं न कहीं वो बोलने से मामले में बच रही हैं। हालांकि एटीएस ने उनका जो परिवार लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में रहता है, उनके यहाँ जाकर उनसे लंबी पूछताछ की है और कहीं न कहीं उन सारी चीजों को निकालने की कोशिश की है जिसकी वजह से धर्म परिवर्तन किया गया। यहाँ तक कि उस लड़की ने अपना नाम भी बदला। इन सारी चीजों को लेकर उनके परिजनों से भी एटीएस ने पूछताछ की और कहीं न कहीं वो वजह जानने की कोशिश की कि कैसे वो इनके संपर्क में आई। चलिए इसके वाजपेयी, ठीक है। ब्रजेश जी, आपसे एक आखिरी सवाल। अब हम देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली में इसका केंद्र बनाया गया इस्लामिक दावा सेंटर, जहां से ये सारी चीजें होती थी, जहां पर टारगेट दिया जाता था लोगों को जो राज्यों में मौजूद है, शहरों में जो लोग मौजूद हैं, कि कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कितने समय में कराना है। पूरा एक ये कहा जा सकता है ऑफिशियली तरीके से प्रमाण यहां पर रखे गए थे, जिस शख्स का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है इस्लाम को लेकर उसकी क्या कुछ ओपिनियन है, ऐसी तमाम चीजें भी मिली हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईडीसी है, आईडीसी एक पॉइंट था इस पूरे धर्मांतरण गैंग का, और सबसे बड़ी यह है के जरिए ये पूरा बाटला हाउस का वो इलाका है, सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हर किसी की नज़रें नहीं जाती। वहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है सक्रिय नहीं रहती। तो ओवरऑल उसी का फ़ायदा उठा करके वहाँ पर आईडीसी को एक्टिवेट किया जाता था। यूँ तो आईडीसी एक जो है बौद्धिक संस्था के तौर पर थी, धार्मिक संस्था के तौर पर थी, लेकिन दरअसल इसके पीछे जो मकसद था वो उस पूरे ब्रेन वॉश करने के लिए था। उसके लिए बाकायदा जो लिटरेचर तैयार करना है, सोशल मीडिया में किस तरह के कैंपेन चलाना है, किस तरीके से मोटिवेटर तैयार करने हैं, वो उसका काम किया जाता था। और वहाँ से मोटिवेटर तैयार होते थे पूरे ब्लूप्रिंट के साथ, पूरी तैयारी के साथ, बाकायदा पूरे लिटरेचर के साथ। तो वो कोड किया जाता था कि अगर आपके हिंदू धर्म में ये है तो आपकी निगेटिविटी ये है, इस्लाम की पॉजिटिविटी ये है, अगर आप जो है सिख है तो आपके जो है इसमें निगेटिविटी ये है, इसकी पॉजिटिव, इस तरीके से करके एक एक माइन्यूट लेवल पर रिसर्च करते थे और फिर लिटरेचर तैयार करते थे। और वो ठीक है, जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी करेंगे बड़ी बैठक। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बैठक से 3 घंटे पहले अमित शाह पहुंचे पीएम आवास पर। अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दोनों की पीएम से हो सकती है बात। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ 3 बजे शुरू होगी बैठक। जम्मू कश्मीर के 14 दलों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंच गई हैं। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बैठक के लिए तय नहीं है कोई एजेंडा, किस एजेंडे पर बात की जाएगी, कोई भी एजेंडा फिलहाल अभी तय नहीं है, लेकिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है ये बैठक। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दोनों की पीएम से हो सकती है बात।
और ब्रजेश हमारे साथ बने हुए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रजेश, 3 बजे बैठक शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर अमित शाह मौजूद हैं और अजीत डोभाल भी। वहां भी क्या अभी किसी तरह की कोई बैठक चल रही है? अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री आवास में चल रही गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए चीफ अजीत डोभाल के साथ जो पीएम की बैठक थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी पीएम हाउस से निकल गए हैं, इसके साथ ही अजीत डोभाल भी निकल गए हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि महज 1.5 घंटे बाद ही यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जो है कश्मीर से जुड़े हुए तमाम पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल हो रहा है। और उससे पहले बेहद अहम मुलाकात एनएसए चीफ अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह और इसके प्रधानमंत्री के बीच में हुई है। इस बैठक के बहुत मायने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि महबूबा ने आने से पहले ही एक जो है पाकिस्तान प्रेम का जो राग है वो अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ भी बातचीत होनी चाहिए, 370 और आर्टिकल 35 दोनों जो है रिस्टोर होने चाहिए। तो वो एक तरह से साफ तौर पर जो है उसने अपनी मांग रख दी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया है, वो बेहद अहम है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये महबूबा मुफ्ती की अपनी निजी राय हो सकती है, हम तो देश के लिए बात करने आए हैं, देश के पीएम से बात करने आए हैं। तो ये ओवरऑल अपने आप में ये एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा जो है। तो अब देखना ये होगा, चूंकि अभी एजेंडा तय नहीं है इस पूरे बैठक का कि एजेंडा क्या है। इस एजेंडे के बाद क्या सर्वदलीय बैठक के बाद कोई रेजोल्यूशन सामने आता है, अभी तक वो तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि जम्मू कश्मीर के लिहाज से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिहाज से ये बैठक बेहद अहम है, क्योंकि 2019 में 370 खत्म करने के बाद ये पहली ऑल पार्टी मीटिंग है, पहला ये डायलॉग जो डिलीवरी है वो शुरू हो रही है। तो ये एक सकारात्मक है। अब इसमें परसीमन को लेकर बात हो सकती है, जमहूरियत की बहाली को लेकर के बात हो सकती है, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नए सिरे से किस तरीके से जो है एक तरह से नए कलेवर में उसका डेवलपमेंट किया जाए, उसको लेकर के बात हो सकती है। तो बात होगी तो कुछ पॉजिटिव तो निकल के आएगा ही आएगा, क्योंकि सभी लोगों ने लगभग एक सुर में एक बात कहा है कि हम लोकतंत्र बहाली चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के स्टेट छूट का दर्जा वो वापस चाहते हैं। तो ओवरऑल अब देखना ये होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब 370 खत्म किया गया था तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा को तो बहाल रखा गया था, लेकिन उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और तब कहा गया था कि समय आने पर इसके फुल स्टेट का दर्जा इसको बहाल किया जाएगा। 2 साल बाद अब जब बात होगी तो वो समय कब आएगा इस पर भी बातचीत होगी। हाँ। तो बेहद अहम बातचीत है। लेकिन इससे पहले पीएम अमित शाह और इसके अजीत डोभाल के बीच की जो चर्चा है वो उससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि ऑल पार्टी मीटिंग हंगामेदार रह सकती है। ऑल पार्टी मीटिंग में महबूबा मुफ्ती समेत तमाम जो गुप्तकार ग्रुप है वो जो है तमाम तरह की बातें रख सकता है, उसको किस तरह से काउंटर अटैक करना है इसको ठीक है। चलिए ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 3 बजे ये बैठक अपने आप में बेहद खास, तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।